गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कल जैसा कि हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो मेथड है जिसमें हम प्लांट पार्ट को कट करके किसी न्यू प्लेस में इंसर्ट करके एक नई क्वालिटी का प्लांट डेवलप करते हैं। तो कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि व्यापारिक उपयोग के लिए प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है तो ये कई मेथड के द्वारा किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कटिंग की मेथड, इसकी एक मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय कटिंग। सेकेंड मेथड है बाय ग्राफ्टिंग। थर्ड मेथड है बाय बडिंग। फोर्थ मेथड है लेयरिंग एंड फिफ्थ मेथड है माइक्रो प्रोपोगेशन की मेथड। इसके फर्स्ट मेथड है कटिंग की मेथड। कटिंग की जो मेथड है इस मेथड में सिंगल प्लांट की आवश्यकता होती है, यानी इसमें कटिंग की मेथड में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना हो तो केवल एक ही प्लांट की आवश्यकता होती है और ये एक सिंपल मेथड है जिसको जनरली हम अपने घरों में करते रहते हैं। कटिंग की मेथड में किसी डिजायर्ड प्लांट की बड को उस पेरेंटल प्लांट से कट करके किसी न्यू प्लेस में इंसर्ट किया जाता है। तो जब न्यू प्लेस में हम उसको इंसर्ट करते हैं तो कुछ सप्ताह में उसे नई बड डेवलप होने लगती है और वो नए बड नए शूट और नए रूट को डेवलप करके एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है। कटिंग की मेथड में यानी कटिंग की मेथड हम जनरली रोज प्लांट में यूज करते हैं। कटिंग की मेथड शुगर केन, तो कटिंग की मेथड जनरली यूज की जाती है रोज शुगर केन में कि शुगर केन की स्टेम को हमने कट किया और कट करने के बाद उसको किसी न्यू प्लेस में इंसर्ट किया। उसी तरीके से रोज की जो बड है उस बड को पेरेंट प्लांट से अलग करके उसको न्यू प्लेस में इंसर्ट कर दिया। तो कुछ ही सप्ताह में उससे न्यू शूट सिस्टम और रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। कटिंग की प्रोसेस में हमको जो ध्यान देने योग्य बातें हैं तो कटिंग की प्रोसेस में जो कटिंग के लिए जो हम बड या जो कलम का यूज कर रहे हैं उसकी एक ऑप्टिमम लेंथ होनी चाहिए। जिस प्लांट की हम बड यूज कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए उस प्लांट की एज का हमको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो सीजन है सीजन भी इसके लिए उपयुक्त होना चाहिए। जनरली हम रेनी सीजन में न्यू प्लांट डेवलप करते हैं तो रेनी सीजन इनके लिए एक फेवरेबल
सीजन या फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, तो उस समय हम कटिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस है या सेकंड मेथड है ग्राफ्टिंग की मेथड। ग्राफ्टिंग की मेथड में इन्हें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो ग्राफ्टिंग की मेथड है, ग्राफ्टिंग की मेथड में 2 प्लांट की आवश्यकता होती है। ग्राफ्टिंग की मेथड में 2 प्लांट की हमको रिक्वायरमेंट होगी। इस मेथड में कटिंग में केवल एक ही प्लांट की आवश्यकता है, ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट की जरूरत पड़ती है। एक रूटेड प्लांट जिसमें किसी दूसरे प्लांट की बड को या स्टेम को इंसर्ट किया जाए, तो एक रूटेड प्लांट होगा। उस रूटेड प्लांट को हम बोलते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट की बड को उसमें इंसर्ट किया जाता है, उस इंसर्ट करने वाली बड को या स्टेम को हम सायान कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉक और एक सायान की आवश्यकता होती है। ग्राफ्टिंग की मेथड 3 प्रकार की, विप या टर्म ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग एंड क्राउन ग्राफ्टिंग। तो जैसे विप एंड टर्म ग्राफ्टिंग है, तो विप एंड टर्म ग्राफ्टिंग की मेथड में एक रूटेड प्लांट की जरूरत होगी हमको। ये ऐसे सपोज ये रूटेड प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये रूटेड प्लांट, इसको हम बोल रहे हैं स्टॉक। ये कहलाएगा स्टॉक। इसके अलावा जिस स्टेम को इंसर्ट करना है, सपोज इसको इसमें इंसर्ट करना है, तो इसको हम बोलते हैं साया। तो जो सायान होता है और जो स्टॉक प्लांट होते हैं, तो ग्राफ्टिंग की मेथड की विप या टर्म मेथड में सायान और स्टॉक सेम थिकनेस वाले होना चाहिए, यानी इनकी जो मोटाई है बराबर होनी चाहिए। अब इसको विप एंड टर्म ग्राफ्टिंग इसलिए कह रहे हैं, इस ग्राफ्टिंग की मेथड में स्टॉक प्लांट और सायान दोनों में स्लांट शेप का हम कट करेंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों में कट लगा दिया। इस तरीके से इसमें स्लांट शेप में इसमें कट करते हैं। स्लांट शेप में कट करने के बाद इस सायान को इस स्टॉक प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद इसमें ग्राफ्टिंग टैप, इसकी रैपिंग की जाएगी ग्राफ्टिंग टैप से। ग्राफ्टिंग टेप से रैपिंग करने के बाद इसमें सफिशिएंट मॉइस्चर बना रहे और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, इसलिए इसमें पॉलीथीन
की रैपिंग कर देते हैं। तो फाइनली हम इसकी रैपिंग कर देंगे। ये इस तरीके से, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने सायान को और स्टॉक को। तो ये जो रूटेड पार्ट है, इस रूटेड पार्ट को हम बोल रहे हैं स्टॉक, और ये जो दूसरे प्लांट की स्टेम है इसको हम कह रहे हैं सायान। तो इसमें सायान और स्टॉक सेम थिकनेस वाला यूज किया जाता है। तो ये मेथड कहलाती है विप या टर्म ग्राफ्टिंग। इसके बाद है सेकंड वेज ग्राफ्टिंग। वेज यानी की या खीला। तो वेज ग्राफ्टिंग की भी मेथड में जो सायान है और जो स्टॉक है, सायान और स्टॉक सेम थिकनेस वाले होते हैं, और इस मेथड में वेज ग्राफ्टिंग की मेथड में हमने एक रूटेड प्लांट लिया, इस रूटेड प्लांट को हम कह रहे हैं स्टॉक, और ये दूसरे प्लांट की स्टेम है। तो इस मेथड में हमने एक रूटेड प्लांट और एक सायान लिया। इस स्टॉक में वी शेप का कट लगाएंगे, इसमें हमने वी शेप का कट किया स्टॉक में, जबकि जो सायान होगा, यानी जिस स्टेम को हमको इसमें इंसर्ट करना है उसको हम क्या कह रहे हैं, सायान। तो इस सायान में हम की शेप का यानी कि वेज कट, इस तरीके से कट किया हमने, ये नुकीले कील की तरह। अब कट करने के बाद इसको ग्राफ्टिंग टेप से इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग टेप से कवरिंग कर दी। ग्राफ्टिंग टेप से कवर करने के बाद इसको पॉलीथीन से इसकी रैपिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार की मेथड को हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग की मेथड। थर्ड मेथड है इसकी क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग की मेथड में जो रूटेड स्टॉक होगा, ये रूटेड स्टॉक स्टेम की तुलना में 10 गुना ज्यादा मोटा होगा। क्लियर? यानी जो हम स्टेम यूज करेंगे, ये स्टेम इसकी तुलना में, स्टॉक की तुलना में 10 गुना पतली होगी। जबकि इन मेथड में हम सेम थिकनेस वाले प्लांट यूज कर रहे थे, कि जो स्टॉक था उसकी थिकनेस और सायान की थिकनेस सेम थी। लेकिन क्राउन ग्राफ्टिंग के मेथड में स्टॉक की थिकनेस सायान की थिकनेस से 10 टाइम अधिक होगी। जैसे डायग्राम से हम समझते हैं इसको।
क्राउन ग्राफ्टिंग की मेथड में हमने ये एक स्टॉक प्लांट लिया जो रूटेड है, ये स्टॉक और ये है साया। तो इसमें एक से अधिक साया, ये सब साया, यानी इस ग्राफ्टिंग की मेथड में एक या एक से अधिक प्लांट की स्टेम को एक साथ एक रूटेड प्लांट में एक से अधिक प्लांट की स्टेम की बड़ी यानी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। कि ये क्राउन के जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्राउन ग्राफ्टिंग की मेथड। इन सभी मेथड में जो स्टॉक होता है, अब ग्राफ्टिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है कि जो रूटेड प्लांट है, ये रूटेड प्लांट पुअर क्वालिटी का है, इसकी प्रोडक्टिविटी लो है, यानी हाई यील्ड वाला प्लांट नहीं है। इस प्लांट से जो फ्रूट डेवलप हो रहे हैं वो लोअर क्वालिटी के हैं। तो हमको इस प्लांट को डेवलप करना है कि इस प्लांट को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि ऐसे प्लांट की स्टेम लेके आई जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं। तो हमने सुपीरियर क्वालिटी के या फलदार पौधे की स्टेम को अलग करके लाया ताकि ये पौधा भी फलदार पौधा बन सके, क्योंकि ये फलदार पौधा नहीं था, इससे जो फ्रूट डेवलप हो रहे थे वो उतनी हाई क्वालिटी के नहीं थे। तो हमको इस प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि किसी फलदार पौधे या सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट की स्टेम को सेपरेट किया और उस स्टेम को इंसर्ट कर दिया इस पुअर क्वालिटी के या इंफीरियर क्वालिटी के प्लांट में। तो ये कुछ दिन के पश्चात ये जो स्टेम है, इस स्टेम से न्यू शूट डेवलप होगा और ये एक नई प्लांट को डेवलप कर देगा। तो इससे जो प्लांट डेवलप होंगे, यानी कि इससे जो ये बड निकल रही है या जो पूरा शूट सिस्टम निकल रहा है, तो ये अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो ये फिर हमारी ग्राफ्टिंग की मेथड है। ग्राफ्टिंग के बाद है बडिंग की मेथड। तो बडिंग की जो मेथड है, तो बडिंग ग्राफ्टिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है कि जैसे ग्राफ्टिंग की मेथड है, सिमिलर बडिंग की मेथड है, लेकिन ये इसका मॉडिफिकेशन है। इस मेथड में भी हम किसी इंफीरियर क्वालिटी के यानी कि पुअर क्वालिटी के प्लांट में किसी सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट की स्टेम को बाइंड करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। तो जो बडिंग है, बडिंग भी दो प्रकार की है, टी बडिंग एंड सेकेंड फ्लूट बडिंग। तो जो टी बडिंग की मेथड है, इसको टी बडिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मेथड में जो स्टॉक प्लांट होगा, यानी कि स्टॉक प्लांट हम बार बार किसको कह रहे हैं कि जो रूटेड प्लांट होगा, जो जिसको हमको इम्प्रूव करना है, तो उस रूटेड प्लांट को हम कह रहे हैं स्टॉक प्लांट। तो उस स्टॉक प्लांट की बार्क में यानी कि उसकी छाल में टी शेप में कट करते हैं। जैसे
ये स्टॉक यानी कि ये रूटेड प्लांट, इस रूटेड प्लांट की बार्क में हम ऐसे टी शेप में कट कर देते हैं। ठीक, कि हमने यहाँ पे इसकी बार्क को नाइफ की हेल्प से ऐसे टी शेप में कट किया। टी शेप में कट करने के बाद दूसरे प्लांट की स्टेम को लेके आते हैं और उसको भी यहाँ पे बाइंड कर देते हैं, यानी टी शेप की ही एक स्टेम लेके आएंगे, उस स्टेम को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यस, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसको हम बांध देते हैं, यानी इसकी रैपिंग कर देंगे पॉलीथीन से। पॉलीथीन से रैपिंग करने के बाद 1 वीक या 2 वीक के बाद इस पॉलीथीन को निकाल देते हैं। तो यहाँ से एक न्यू बर्ड डेवलप होने लगती है। तो इस प्रकार की मेथड को हम कहते हैं टी बडिंग। इसके बाद हम फ्लूट बडिंग। फ्लूट बडिंग की मेथड में जो फ्लूट बडिंग की मेथड है, फ्लूट बडिंग की मेथड में स्टॉक प्लांट में ये हमने स्टॉक प्लांट किया है। इस स्टॉक प्लांट में ऐसे सर्कल बनाते हैं कि हमने इसमें ऐसे सर्कल बनाए और इस सर्कल में दूसरे प्लांट की स्टेम को इंसर्ट कर देते हैं। कि हमने पहले ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में दूसरे प्लांट की यानी कि जो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट है उस प्लांट की स्टेम को सेपरेट किया और उस स्टेम को इस होल में इंसर्ट कर दिया। होल में इंसर्ट करने के बाद इसको हमने इसको भी हमने ग्राफ्टिंग टेप से इस तरीके से इसको बांध दिया। तो ये कहलाती है फ्लूट बडिंग। इस तरह की बडिंग जनरली हम मैंगो में, लेमन में, ऑरेंज में इस प्रकार की फ्लूट बडिंग की जाती है। ये फ्लूट बडिंग की जाती है ऑरेंज, मैंगो, लेमन। तो अगर कोई ऑरेंज है, उसकी प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, या मैंगो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, या लेमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो उस कंडीशन में हम फ्लूट बडिंग के द्वारा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और बची है लेयरिंग की मेथड। लेयरिंग की मेथड में भी जैसे हमने पढ़ा कि ग्राफ्टिंग की मेथड और बडिंग की मेथड, इन दोनों मेथड में प्लांट को, एक न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए 2 प्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन लेयरिंग की मेथड में सिंगल प्लांट के द्वारा हम एक न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। तो लेयरिंग की मेथड में
किसी प्लांट की कोई रूटेड प्लांट है, उस रूटेड प्लांट की जो लोअर स्टेम है, उस लोअर स्टेम को बेंड करके, उस लोअर स्टेम को बेंड करके सॉइल में दबा देते हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं लेयरिंग की मेथड। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ये लोअर स्टेम, सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट की लोअर स्टेम को हमने बेंड किया और बेंड करने के बाद इसको सॉइल में कवर कर दिया। तो ये जो लोअर स्टेम है, इस लोअर स्टेम को हमने मॉइस्ट सॉइल में इसको ये बेंड करके रख दिया। कुछ समय तक इसको बेंड करके रखने के बाद इसको पेरेंटल प्लांट से सेपरेट कर देते हैं। जब पेरेंटल प्लांट से इसको सेपरेट कर दिया गया तो इसने जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखा था, उस कारण से ये यहाँ से रूट सिस्टम को डेवलप किया और धीरे धीरे एक नया रूट सिस्टम, इस तरीके से एक न्यू प्लांट यहाँ से डेवलप होगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं सिंपल लेयरिंग की मेथड। तो सिंपल लेयरिंग की मेथड वो मेथड है जिसमें किसी प्लांट की लोअर स्टेम को बेंड करके सॉइल सरफेस में दबा दिया जाता है। दबाने के बाद कुछ समय तक के इसको जब हम दबा के रखेंगे तो इसको सपोर्ट की जरूरत होगी ताकि ये ऊपर ना आ सके। तो हम इसको एक सपोर्ट से ऐसा बांध के रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसकी लेयरिंग की। तो ये कहलाती है सिंपल लेयरिंग की मेथड। सेकंड है एयर लेयरिंग या गोटी की मेथड। एयर लेयरिंग या गोटी की मेथड में एयर लेयरिंग या गोटी मेथड जनरली उन प्लांट के लिए यूज की जाती है जिनकी ब्रांच इजीली बेंड नहीं होती। सिंपल लेयरिंग की मेथड हम उन प्लांट के लिए यूज कर रहे थे जिनकी जो ब्रांचेस है जो इजीली बेंड हो जाती है। लेकिन वुडी प्लांट जिनकी ब्रांच इजीली बेंड नहीं होती, उनमें अगर लेयरिंग की मेथड करनी हो तो लेयरिंग करने के लिए हम जो प्लांट है कि सपोज ये एक वुडी प्लांट है, इस वुडी प्लांट की ये स्टेम या ये ब्रांच इसकी इजीली बेंड नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसकी बार्क को यहां से रिमूव कर देते हैं। इसकी जो लोअर स्टेम होगी, लोअर स्टेम की बार्क को नाइफ की हेल्प से रिमूव कर दिया हमने। तो ये रिमूव हो गई बार्क।
ये बार्क को रिमूव किया। बार्क रिमूव करने के बाद इसमें पॉलीथीन को लपेट दिया जाता है, यानी पॉलीथीन की रैपिंग की जाएगी। हमने पॉलीथीन की रैपिंग की। पॉलीथीन की रैपिंग करने के बाद इसके ऊपर वाली ब्रांच में एक मिट्टी के बर्तन में यहाँ पे होल करके इसमें वाटर को फिल कर दिया जाता है, ताकि ये वाटर धीरे धीरे इस पे पर्कुलेट हो सके। तो इस मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया कि जो लोअर ब्रांच है उस लोअर ब्रांच की बार्क को रिमूव किया। बार्क रिमूव करने के बाद इसको पॉलीथीन से हमने लपेट दिया। पॉलीथीन लपेटने के बाद इसके ऊपर वाली ब्रांच में मिट्टी के बर्तन में पानी को भर के इसके ऊपर धीरे धीरे पर्कुलेट किया। तो जब कुछ वीक तक ये पर्कुलेट होते रहेगा तो यहाँ मॉइस्चर बना रहेगा। मॉइस्चर बनने के बाद कुछ वीक के बाद ये जो कट वाला रीजन है यहाँ से एक रूट और एक शूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा। तो जब यहाँ से रूट डेवलप होने लगेगी तब इसको पेरेंटल प्लांट से अलग करके इसको न्यू प्लेस में इंसर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार की मेथड को हम कहते हैं एयर लेयरिंग या मोटी की मेथड। लास्ट है इसमें कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की माइक्रो प्रोपोगेशन की मेथड है। माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट की सेल, टिश्यू या किसी ऑर्गन को किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा के एक न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। तो जनरली प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आज माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन वो टेक्निक है जिसमें किसी प्लांट की सेल को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे कल्चर किया जाता है। कल्चर करने पे सेल का पूरा कैलस तैयार होता है और उस कैलस से एम्ब्रियो डेवलप होता है। उस एम्ब्रियो से प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं और उस प्लांटलेट को फिर हम न्यू प्लेस में इंसर्ट करके एक पूरा न्यू प्लांट यानी कि होल प्लांट डेवलप किया जाता है। जैसे कि माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक में कि हमने प्लांट की एक सेल यूज की, प्लांट की एक सेल को कल्चर मीडियम में कि हमने एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, ये हमने प्लांट तैयार किया कल्चर मीडियम का। एक टेस्ट ट्यूब में हमने कल्चर मीडियम लिया। इस कल्चर मीडियम के ऊपर एक सिंगल सेल प्लांट सेल को इनोकुलेट किया लेबोरेटरी में। अब इस प्लांट को हम इस कल्चर मीडियम में ग्रो होने देंगे। तो ये प्लांट बार बार डिवीजन करके
एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का पूरा मास डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास डेवलप होगा, उस अनडिफरेंशिएटेड सेल के जो मास है उसको हम कहते हैं कैलस। तो जब हमने प्लांट की सिंगल सेल को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो करवाया, तो ये जो सेल है ये सेल ग्रो करके एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का पूरा मास डेवलप करेगी। इस अनडिफरेंशिएटेड सेल के पूरे मास को हम कहते हैं कैलस। अब इस कैलस को हम दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर करेंगे। जब हमने दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे एक एम्ब्रियोइड डेवलप हुआ, ये एम्ब्रियोइड। अब ये एम्ब्रियोइड आगे डेवलप होके न्यू प्लांटलेट डेवलप करेंगे। जैसे ये न्यू प्लांटलेट्स डेवलप होंगे। अब इन न्यू प्लांटलेट्स को हम किसी दूसरे प्लेस में इंसर्ट करके इससे नया प्लांट डेवलप कर लेंगे। तो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक के द्वारा सेम जीनोटाइप के हजारों प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या हजारों प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। थैंक यू।